हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? चलिए, लास्ट टाइम क्या किया था हमने? लास्ट टाइम क्या किया था? एक मिनट। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना? चलिए आगे करते हैं उससे। हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर हो तो उसमें कैसे ये लिखते हैं, देखा था ना? चलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सपोज दो सोलेनॉइड है, मान लो दो सोलेनॉइड है। ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सोलेनॉइड है। ठीक है, इसका रेडियस है R1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1, है ना? और इस ऊपर वाले में इसका रेडियस है सपोज R2 और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2, है ना? बड़े वाले का। R2 N2। Find mutual inductance of combination। है ना? दो सोलेनॉइड है, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड है। एक का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1, रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और दोनों का लेंथ जो है वो है L। दोनों का लेंथ कितना है? L। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। कर लोगे क्या? कर लोगे? याद करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिखा था? पाई अपॉन आई, एक का ना? तो हमें क्या करना चाहिए?
इसे एक सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करवाना चाहिए और दूसरे के थ्रू फ्लक्स लिखना चाहिए। जब हमें फ्लक्स पता चल जाएगा तो फ्लक्स अपॉन आई का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो तो इसमें मान लेते हैं करंट, है ना, मान लेते हैं करंट अंदर वाले में आई है, हमने अंदर वाले में करंट फ्लो करवा दिया आई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनोइड, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट N1 into I आएगा ना। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखें थ्रू सेकेंड सोलेनोइड, phi 2, तो phi 2 क्या हो जाएगा, B1 और इंटू पाई R1 स्क्वायर या पाई R2 स्क्वायर। ये दो कॉइल है, पहले वाले में मैंने करंट फ्लो करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना। अब हमें फ्लक्स लिखना है दूसरे वाले से, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखने के लिए यही करते हैं, पहले वाले में करंट फ्लो करवाते हैं, दूसरे वाले में फ्लक्स लिखते हैं, फिर फाई अपॉन आई का जो रेशियो होता है वही एम होता है। कैलकुलेट किया था ना बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। तो हमने क्या किया, पहला काम क्या किया, पहले वाले सोलेनोइड के अंदर हमने करंट फ्लो करवा दिया, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया। अब हमें दूसरे वाले कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है। जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूंगा तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो दूसरे वाले का लिख रहा हूं तो एरिया कौन सा मुझे लिखना चाहिए, अंदर वाले सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर बाहर वाले सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा लिखना चाहिए, बोलिए बोलिए, कौन सा लिखूं, अरे आवाज आ रही है ना, कौन सा लिखूं भाई, सेकेंड वाला, दूसरा वाला, सोच के बताओ। एरिया तो होना चाहिए सेकेंड वाला का, लेकिन हमने बोला था सोलेनोइड के बाहर, अगर अंदर वाले सोलेनोइड की बात करें तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है ना। यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर वाले के अंदर ही है ना। तो बाहर वाले से मैग्नेटिक फ्लक्स वही होगा जो अंदर वाले सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स रहा होगा, है ना। तो हम एरिया कौन सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अंदर वाला। फ्लक्स क्या था, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो अंदर वाले से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है वही बाहर वाले से पास कर रहा है ना। तो फ्लक्स क्या होगा एक्चुअली में, अंदर वाले के एरिया की वजह से जो फ्लक्स होगा वही होगा। क्लियर है। तो आ गया B1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। ये तो हुआ बाहर वाले के एक टर्न की वजह से, है ना, एक टर्न की वजह से। सर फेज 2 क्या लिखा है, ये फ्लक्स में दूसरे की वजह से लिखा है। म्यूचुअल क्या होता है, जैसे मान लो दो कॉइल है, दो कॉइल है ना, अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है तो क्या करते थे, पहले वाले में करंट फ्लो करवाते थे और दूसरे वाले में फ्लक्स लिखते थे। इसकी वजह से इसमें क्या फ्लक्स आ रहा है ना। और एम जो होता था वो क्या होता था, phi2 अपॉन आई, यही होता था ना, यही होता था। तो हमारा निकालने का प्रोसेस वही होगा ना। ये बात अलग है, यहाँ पे दूसरे वाले से फ्लक्स वही है जो अंदर वाले से, वो अलग बात है। इस सवाल में ऐसा हो रहा है
लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, जो हम समझते हैं, वो तो यही है, हमें इसी तरीके से निकालना होगा, इसलिए हमने फाइटो लिखा है। क्लियर है? फिर हो जाएगा, एक तो हो गया एक कॉइल से, एक टर्न से, नंबर ऑफ टर्न कितना है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे n2, बाहर वाले का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है n2, और लेंथ कितना है l, तो हो जाएगा n2 into l। सही है? और b1 लिखेंगे तो b1 है म्यू नॉट n1 I into pi r1 square into n2 into l। अब यहां से phi2 upon I, यही क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस m, और ये क्या आएगा म्यू नॉट n1 n2 pi r1 square into l। ठीक है, तो ये हो गया इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर वॉइस बहुत कम है। ओके, अब आ रही है? फटाफट लिख लीजिए, आगे चलते हैं। इस वाले क्लास में लाइट भी कमी है। डीडी जिसका नहीं दिया ना, ऑपरेटर सब तो ठीक है, करियर सब तक खराब। आ जाने दो, सिर्फ देते हैं। नेक्स्ट, एक इनफाइनाइट वायर है ना, ये दे रखा है डी और ये दे रखा है ए। ठीक है, डी इज मच मच ग्रेटर देन ए। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और एक स्क्वायर है जिसका साइड दे रखा है a, डिस्टेंस दे रखा है d, है ना। इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है। फटाफट लिख के बताइए। मैंने करंट मेंशन भी कर दिया है, वैसे बताएगा नहीं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो जगह कॉम्बिनेशन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। तो हमें पता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब इधर से इधर लिखो, इधर से उधर लिखो, तो जो आसान पड़े वो लिखो। तो यहाँ पे आसान है कि हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं,
फिर हम इसमें फ्लक्स लिख लें, है ना, फ्लक्स लिख लेंगे, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स लिख लेंगे, फाई अपॉन आई का जो रेशियो होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो बताइए इसका करके बताइए क्या है। लिख लिया। देखते हैं क्या करेंगे, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। अभी कंडीशन दे रखा है डी इज मच मच ग्रेटर देन ए, यानी कि बहुत छोटा है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, है ना, और फ्लक्स लिखोगे इसमें पाई 2, पाई 2 क्या हो जाएगा, बी इनटू एरिया ऑफ दिस लूप,
है ना, तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इनटू ए स्क्वायर। अब आ रही है बात। हाँ देखिए क्या करेंगे, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है इस लूप से, ताकि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख सकें। तो हमने इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक से लिखा। अब क्योंकि ये बहुत छोटा है तो हम मान के चलेंगे कि पूरे स्क्वायर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, इनफाइनाइट वायर की वजह से, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इनटू एरिया, एरिया ऑफ लूप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब पाई 2 अपॉन आई लिखोगे, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का रहेगा ना, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इनटू ए स्क्वायर, है ना, वही आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस कंडीशन को हटा दिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखिए। सवाल वही है, बस कंडीशन हटा दिया है ना, सवाल वही है, बस कंडीशन हटा दिया है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। फिर से इस सवाल को बनाइए, कंडीशन हटा दिया है। डी और ए के बीच में जो मैंने कंडीशन दे रखा था कि ये बहुत छोटा है और वैसा कोई कंडीशन नहीं है। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, करो। अब क्या है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यानी कि थ्रू आउट द लूप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, इससे बाहर की तरफ जाओगे तो, ठीक है। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स पे जाके एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा, dx
हाँ कीजिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम है यार, पता नहीं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सवाल समझ में आया? इस बार कंडीशन नहीं है ना? तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक्स पे जाओगे, एक स्टेप उठाओगे dx लेंथ का, उसके थ्रू फ्लक्स लिखोगे, फिर पूरा इंटीग्रेट करोगे, पूरे लूप से फ्लक्स मिल जाएगा, और फिर पाई अपॉन आई का रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? तो कीजिए जल्दी से, फटाफट बताइए क्या है आंसर। जब भी दो कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो जो सिंपल सा प्रोसीजर है वही है कि आप किसी एक एलिमेंट के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, किसी भी एक एलिमेंट के अंदर। अब आपको ध्यान रखना है कि किसमें हम करंट फ्लो करवाएं, ताकि आसानी से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख पाए। तो यहाँ पे इसमें अगर करंट फ्लो करवाओगे तो आसानी से इसमें फ्लक्स लिख पाओगे, फ्लक्स लिख पाओगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख पाओगे, है ना? तो जब भी कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो, सबसे पहला काम करना है किसी एक एलिमेंट में करंट फ्लो करवाएंगे और एक उसमें फ्लो करवाएंगे, जिससे आसानी से दूसरे वाले में फ्लक्स लिखा जा सके, है ना? ये हम देखकर करंट को फ्लो करवाएंगे, करंट फ्लो करवाएंगे। फिर दूसरा काम जो होगा, दूसरे वाले एलिमेंट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है? जैसे ही दूसरे वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, फिर हम उसको आई से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पाई अपॉन आई का जो रेशियो है वो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बताएगा कॉम्बिनेशन का। जब भी कोई भी सवाल हो उसमें यही काम करना होता है, इस चीज को बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, बस फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी वाले जो केस देखा हमने, जिसमें ए बहुत छोटा था, तो हमने मान लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, और इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमने आसानी से लिख दिया था डायरेक्ट। लेकिन अब जो है, अब ये जो लूप है वो कंपैरेटिव साइज का है, तो हम क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x पे जाएंगे और एक dx एलिमेंट उठाएंगे, है ना? एक dx एलिमेंट उठाएंगे और उस dx एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, ठीक है? अब जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे लूप में मिल जाएगा। जब हमें पूरे लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, तब काम खत्म, पाई और आई कर लो फिर, है ना? तो लिखो, ट्राई करो, फ्लक्स लिखना बताया हूं मैं पहले। देखो बेटा, पता नहीं, पॉसिबली शायद हो। क्या करेंगे, यहां से x पे जाएंगे और एक dx विड्थ का स्ट्रेट उठाएंगे, ठीक है ना? तो इस एलिमेंट का जो एरिया होगा, इस एलिमेंट का, इसको हम बोलेंगे dA, और हो जाएगा a इंटू ए साइड कितना है, a, यानी कि इस स्ट्रेट का लेंथ है a और विड्थ है dx, तो एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू dx। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखें b, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, होगा ना? और इस अगर स्ट्रिप से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखें डी फाई, तो हो जाएगा b इंटू डी ए, होगा ना? b कितना है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और dA की जगह पे क्या लिखेंगे, a इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई dx अपॉन x,
लिमिट कहां से कहां तक, तो लोअर लिमिट कहां, डी, एक्स का मिनिमम वैल्यू डी और ए प्लस डी। अभी क्या आ गया, 5 म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, तो क्या आ जाएगा ln 1 प्लस ए बाई डी। m अगर लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन आई आएगा ना, और ये हो जाएगा म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई ln 1 प्लस ए बाई डी, है ना। सपोज बोलता कि जो स्क्वायर लूप है ना, इसके n टर्न्स हैं, इसके n टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ जाता, n से मल्टीप्लाई, और सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ जाता, n से मल्टीप्लाई, यानी कि हर जगह रिजल्ट में n आ जाता। समझ में आई बात? अरे एक लूप से फ्लक्स कितना होता, जो हमने पहले लिखा था, अगर n लूप है तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, n इनटू दैट, है ना। तो इस तरह से सवाल होते हैं, सवाल हो सकते हैं, छोटे सवाल देखना चाहो तो मान लो एक सर्कुलर कॉइल है, n टर्न्स है, सपोज रेडियस जो है r है, इसके सेंटर पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर लूप है, ठीक है। मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है साइड है a, है ना, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, ऊपर वाले में n1 मान लो, नीचे वाले में सपोज n2 मान लो। कंडीशन दे रखा है r इज मच मच ग्रेटर देन, है ना, और आप लिखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। सवाल समझ में? एक सर्कुलर कॉइल है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है n1, रेडियस है r, उसके सेंटर पे स्मॉल स्क्वायर लूप है जिसका साइड है a और नंबर ऑफ टर्न्स है n2, है ना। अब इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखिए, ये भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, बता सकते हैं ना बेटा, फटाफट बताइए, क्लियर नहीं दिख रहा है। a है स्क्वायर, n2 है नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, a है साइड, ठीक है।
और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है यार, नंबर ऑफ टर्न्स है n1। बड़े वाले का नंबर ऑफ टर्न्स है n1। साथ में कंडीशन है r इज मच मच ग्रेटर देन a, इधर लिखा हुआ, ठीक है, r इज मच मच ग्रेटर देन a। तो इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। ऐसे वर्मा सॉल्व कर रहा है कि नहीं, मॉड्यूल एससीवी। एससीवी भी कर रहे हो ना, एससीवी भी करते रहना। सारे क्वेश्चन एससीवी के नहीं करने, लास्ट वाले करना, वही ठीक होते हैं, बाकी सब तो बकवास ही होते हैं स्टार्टिंग वाले। तो आप उसमें से देख लेना, पता चल ही जाता है यार कौन सा ठीक ठाक है सवाल। तो जो टफ लगे वही सॉल्व करना, और ऐसा तब करना जब पहले तुम मॉड्यूल सॉल्व कर रखे। अगर तुम स्टार्टिंग में ही ऐसे भी सॉल्व करने जा रहे हो तो फिर तब तो स्टार्टिंग से ही ऐसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप बीच में जाकर सॉल्व करोगे तो होगा नहीं। पहले प्रैक्टिस करना होता है छोटे छोटे सवाल पे, फिर बिल्डअप हो जाता है कॉन्सेप्ट, तो फिर टफ सवाल भी आपको करने आने लगता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा, तो क्या करेंगे, फ्लक्स लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं छोटे वाले कॉइल की वजह से। क्या करते हैं, सर्कुलर कॉइल के अंदर, है ना, क्या किया हमने, करंट फ्लो करवा दिया आई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉइल और इनटू एरिया ऑफ स्क्वायर लूप। अब इसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n2। तो अगर 5 टोटल लिखें किसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से, तो n2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए, कोई दिक्कत है, नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे लिखने जा रहे हैं, सर्कुलर लूप की वजह से। तो सेंटर पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 1। ये आया ना, ये आता ना सर्कुलर लूप के सेंटर पे, करवाया ना बेटा, करंट आई है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, याद कीजिए, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें, n1। तो हर लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, यानी कि साथ में n1 से मल्टीप्लाई होगा, और इनटू a स्क्वायर इनटू n2। अबे आ गया 5, इससे स्क्वायर की वजह से। अब 5 अपॉन आई का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, m, यही होगा ना, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट a स्क्वायर n1 n2 अपॉन 1। क्या समझ में आया, तो तरीका वही है, तरीका वही है। और देख लीजिए, और एक दो सवाल दिखा देता हूँ। बेसिक तरीका वही है, अगर चाहो तो प्रोसेस लिख लो ताकि बाद में तुम्हें ध्यान में रखे। काम क्या करना है, किसी एक एलिमेंट के अंदर करंट फ्लो करवाना है, उस करंट की वजह से दूसरे वाले एलिमेंट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है। जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पहले वाले करंट से डिवाइड कर देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा।
क्लियर है? चलिए मान लो इसका रेडियस है बी, नंबर ऑफ टर्न्स n1, इसका रेडियस है ए, नंबर ऑफ टर्न्स n1। हाँ, क्या करें? ठीक है, और एक डिस्टेंस है डी। समझ गए? फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ combination. Find mutual inductance of combination. ठीक है, D is much greater than एक कंडीशन है कि ये दो लूप है, इसका रेडियस है ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर n1, इसका रेडियस है b और नंबर ऑफ टर्न्स है और n2 इधर लिख लो, एक तरफ n2 एक तरफ n1। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। तो इस कॉम्बिनेशन का अगर लिखना हो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो लिख सकते हैं क्या? बताइए। वापस करंट फ्लो करवाएंगे किसमें? करंट फ्लो करवाते समय ध्यान रखो, इसमें करंट फ्लो करवाए ताकि हम आसानी से लिख पाए। तो इसमें जो फ्लो करवाओगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे जो होगा, है ना, वो माना जा सकता है कि ऑलमोस्ट पूरे लूप के लिए सेम ही होगा, क्योंकि जो ए है वो बहुत छोटा है, ये जो लूप है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो इसमें करंट फ्लो करवा देते हो, करवा तो ही सकते हो, तो फिर इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा और फ्लक्स लिखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसकी वजह से यहाँ पे जब मैग्नेटिक फ्लक्स आप लिखोगे तो आप पूरे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो आप पूरे लूप के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वही नहीं होगा, यहाँ पे भी वही नहीं होगा, यहाँ पे भी वही नहीं होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि किससे हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, इसके वजह से इसमें लिखे या इसके वजह से इसमें लिखे, दोनों इक्वल ही होगा, तो हम उसी से लिखेंगे जिससे आसानी से लिखा जा सके। ठीक है, तो आपको किसमें करंट फ्लो करवाना चाहिए? फर्स्ट वाले। म्यू नॉट बाई आई स्क्वायर, म्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। बेटा तुम्हें शायद समझ नहीं आया, दोनों
का एक्सिस सेम है, दूसरा वाला एक्सिस पे है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखोगे वो वो थोड़े ना होगा जो उसके सेंटर पे है। एक्सिस पे डिफरेंट होता है ना यार, एक्सिस पे बताया था ना, अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे तो आता था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 3/2 समथिंग ऐसे मुझे याद नहीं है, एक बार बताना ऐसा ही कुछ है ना, ऐसा ही कुछ है था इसमें म्यू नॉट एक मिनट, हाँ सही लिखा हुआ है, यही है क्या, यही था क्या, कॉपी करके के लिखो एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे है ना, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे लिखना पड़ेगा। हाँ तो 5 हो जाएगा b इंटू एरिया ऑफ दिस, इसका हो जाएगा एरिया पाई इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे ऐसे कितने लूप हैं n1 है ना, यह फर्स्ट यह सेकेंड, तो हम दूसरे वाले से कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, पहले वाले की वजह से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लिखोगे तो जैसे आएगा म्यू नॉट, ए क्या था, ए था रेडियस, तो यहाँ पे ए एक्चुअली में रेडियस क्या है डी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, पावर 3/2 इंटू साथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं n2 ए स्क्वायर आएगा ना, यानी कि यहाँ से अगर 5/2 अपॉन आई लिखोगे, यहाँ से अगर 5/2 अपॉन आई लिखोगे तो क्या आएगा म्यू नॉट n1 n2 a स्क्वायर d स्क्वायर, एक बार देखना बेटा ये a स्क्वायर है या ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर ये ना, एक बार चेक कर लेना यार मुझे, सर वो a स्क्वायर होना चाहिए, कौन सा बेटा, a स्क्वायर तो लिखा ही है मैंने, मुझे कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, आप इसके वजह से लिख रहे हो ना मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्चुअली में इसका रेडियस भी है ना, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है लेकिन आएगा क्या भी आएगा, रेडियस आता है ना, इसका रेडियस आएगा ना, मैंने मतलब वो वहां पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें ए रेडियस लिया था इसलिए ए आएगा, है ना, तो ये आ जाएगा n1 n2 जो भी है, तो इस तरह से किसी भी कॉम्बिनेशन का निकाला जा सकता है, कॉन्सेप्ट वही है, करना क्या है, करना वही है कि एक एलिमेंट के अंदर करंट फ्लो करवाना है, दूसरे उस करंट की वजह से दूसरे एलिमेंट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है और फिर उनका रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, वही क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, वही क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस।
चलिए ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस। कुछ सवाल करवा दूंगा मैं, कल स्टार्ट करूंगा। ऑल्टरनेटिंग करेंट कल स्टार्ट होगा, ऑल्टरनेटिंग करेंट। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझिए। आसान भी है, छोटा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। खैर इसके कुछ सवाल कर लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस वाला कुछ कर लेंगे, है ना। चलो एक और देख लेते हैं। पैरेलल बता दिया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर का बताया था ना। L1 L2 अगर है पैरेलल में है ना, डिराइव नहीं किया था मैंने, डायरेक्ट लिख दिया था, जरूरत भी नहीं है डेरिवेशन की। वही फॉर्मूला आता है 1/L1 प्लस 1/L2। इस पार्ट से सवाल जनरली नहीं रहता है, इसमें अगर रहेगा भी सवाल तो वो वाला पार्ट होगा मिला सकते, ठीक है। और म्यूचुअल वाला हो सकता है, म्यूचुअल वाला जो भी आपने पढ़ा वो आप, ठीक है। सेल्फ वाले में ये सब सीरीज पैरेलल वाला सवाल जनरली नहीं होता है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो बताया मैंने, इस पार्ट से बहुत कम ही सवाल ना ही बता रखा है मैंने, तो नहीं देखा पिछले बहुत दिनों से पेपर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर देखोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया नहीं था, क्या हो जाता है, वही जो रेजिस्टेंस वाला है, यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या है L1 प्लस L2, मतलब कुछ नया नहीं है। अब अगर तुम चाहते हो कि इसका डेरिवेशन बताओ तो इसके अक्रॉस ईएमएफ क्या आ जाएगा, L1 d/dt, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा L2 d/dt, है ना। नेट ईएमएफ लिखोगे तो L1 प्लस L2 d/dt, है ना। उसको हटा के उसके बदले में कोई दूसरा लगाओगे, मान लिया L इक्विवेलेंट, तो उसके अक्रॉस क्या आएगा L इक्विवेलेंट d/dt। L इक्विवेलेंट को कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा L1 प्लस L2, तो नॉर्मल है, कोई खास डेरिवेशन नहीं। अगर आप चाहो तो इन दोनों को जगह पे इक्विवेलेंट लगाओगे, है ना, ये लगाओगे ना, तो इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा L इक्विवेलेंट di/dt। L इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, ऊपर वाले से देखो, इसके अक्रॉस अगर नेट ईएमएफ लिखोगे तो L1 di/dt प्लस L2 di/dt, और इसके अक्रॉस L इक्विवेलेंट di/dt, तो L इक्विवेलेंट क्या आ गया L1 प्लस L2, तो नॉर्मल सा डेरिवेशन है, खास है नहीं, काम का भी नहीं। थोड़ा सा अगर ये देखना चाहो तो देख लो, मान लो करंट का डिवीजन कैसे होता है, मान लो दो ही वेक्टर है, है ना। मान लो करंट आई आया, ठीक है, करंट डिवीजन, छोटे मोटे सवाल इसमें हो सकते हैं, नया कुछ नहीं है, पुराना ही है। देखोगे तो अगर करंट डिवीजन की बात करोगे तो मान लिया करंट यहाँ से आई आया, तो मान लिया इधर I1 गया और इधर I2 गया। जंक्शन लॉ बोलता है I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो हर किसी को पता है। दूसरा, इसके क्रॉस अगर लिखोगे, मान लो L1 है इंडक्टेंस और इसका L2 है ना, तो इसके क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा L1 di/dt, और इसके क्रॉस जो आएगा वो क्या आएगा L2 di/dt, है ना। तो हम और लिख सकते हैं कि चूंकि पैरेलल में है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, L1 di/dt इज इक्वल टू L2 di/dt। इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा, सॉरी I1 आएगा ना यहाँ पे, I1 इसमें I2, इसमें I1 जा रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ di/dt, इसमें I2 di/2 अपॉन
ठीक है, तो यहाँ पे भी I1 आएगा, यहाँ पे भी I2 आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे तो आ जाएगा L1 DI1 L2 DI2, यानी कि L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2। I2 अगर लिखोगे यहाँ से तो आएगा L2 अपॉन L1 इंटू I1, आएगा ना, आएगा। अब और पता है I इक्वल्स क्या है, I1 प्लस I2, तो I1 तो है ही, I2 की जगह पे लिखेंगे L2 बाई L1 I1, तो आया L1 प्लस L2 अपॉन L1 इंटू I1 I है ना, और I1 अगर लिखिएगा तो I1 आ जाएगा L1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू I, और इस तरह से अगर I2 लिखेंगे तो आएगा L2 अपॉन L1, एक मिनट, यहाँ से I2 निकाला तो L1 अपॉन L2 आया, L1 अपॉन L2 आएगा ना, वही मैं बोलूँ उल्टा कैसे आएगा, L2 L2 L1 L1 प्लस L2 और इंटू, तो कुछ नया नहीं है। अगर तुम्हें याद होगा रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस में याद कर यही तो था, अगर दो रेजिस्टेंस था वहां पर मैंने बताया था, याद करने का तरीका बताया था, याद कीजिए, ये है R1, ये है R2 और ये है I, है ना, I, तो मैंने बोला था कि अगर R1 में करंट आपको लिखना है सपोज I1, तो अगर इसमें करंट लिखना है तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ दोनों इनटू मेन करंट I, यही आया था ना, यानी कि पहले वाला लिखते थे तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम इनटू I, यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ में I1 लिख रहे हैं इसमें, तो I1 देखो दूसरा वाला इंडक्टेंस L2 अपॉन दोनों का सम इनटू I, है ना, यहाँ L2 इसमें लिख रहे हैं I2 वाले, इसमें L2 वाले में I2, तो पहला वाले का इंडक्टेंस दोनों का सम इनटू मेन करंट है, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, वैसे ही चलता है जो पहले हमने देखा था, ठीक है। करंट डिवीजन भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर है, ठीक है। इससे आगे कल करेंगे, कुछ सवाल आरएल सर्किट वाला मैं करवा दूंगा, नहीं तो बोलोगे वैसे सारे के सारे सवाल वैसे ही होंगे जैसे आरसी सर्किट में आपने किए थे, फिर भी एक दो मैं कल करवा दूंगा, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे तुम्हें नहीं आता है। उसके बाद हम चलेंगे उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में, एक पार्ट है परमानेंट मैग्नेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला, वो ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद, ठीक है। सर जब इंडक्टर वाले सर्किट में केवीएल लगाते हैं तो क्या डायरेक्शन लेते हैं, बिल्कुल लेंगे, डायरेक्शन लेते हैं, मतलब आपको इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो आई पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा आई 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 के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, तो मान लो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है ना, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये बैटरी कैसे बनेगा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एल डी आई बाई डी टी आएगा, लेकिन बैटरी किधर बनेगा, तो आपको इसको बैटरी की तरह ट्रीट करके चलना है। बैटरी का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो बैटरी का डायरेक्शन पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा करंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो बैटरी क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा, अरे इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ना कि चेंजिंग करंट को अपोज करता है, तो इंक्रीज करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी जनरेट कर देगा कम करने के लिए, अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा, है ना, तो उससे हम डायरेक्शन पता करके यूज करेंगे, बिल्कुल, ओके, फिर थैंक यू।
अरे अरे तो अभी वाला ही जे नहीं हुआ है, जैन वाला का टेंशन क्यों ले, कंफर्म होगा क्वेश्चन को स्पष्ट। ओके